हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है पर मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा लंबा ना हो। जो पेटीएम है उस स्टॉक पे ऐसा क्या हो रहा है कि ये स्टॉक जो है वो लगातार, मतलब आज ये 10% टूटा, पिछले 5 दिनों में 27% टूटा, एक महीने में ये लगभग 52% टूट चुका है। अगर 6 महीने का डेटा देखें तो लगभग 60% स्टॉक टूट चुका है। मतलब तबाही मची हुई है इस स्टॉक में, किसी भी तरह से कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि आखिर मेन उसके पीछे रीज़न क्या है और थोड़ा सा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी समझेंगे। अगेन मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। जस्ट एक ये एनालिसिस है और ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, ठीक है। आप इसके इन्वेस्टेड होना या ना होना, अगर इन्वेस्टेड हो तो बने रहना, ये सब आपका, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है सब। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई 31 जनवरी 2024 को, जब आरबीआई ने क्या किया, एक नोटिफिकेशन जारी किया, एक प्रेस रिलीज निकाला, किसके लिए, पेटीएम के लिए। तो अगेन मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पेटीएम का जो बिज़नेस है, एक तो पेटीएम वॉलेट है, ठीक है, और दूसरा जो बिज़नेस है वो है पेटीएम पेमेंट बैंक, ठीक है, पेमेंट बैंक। तो जो आरबीआई का जो इशू इसमें आ रहा है वो पेमेंट बैंक पे आ रहा है, वॉलेट पे नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो पेमेंट बैंक्स पे ये इशू क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा देख लेते हैं कि क्या इसमें हुआ। तो इसमें पहला पॉइंट जो है, मैं आपको पूरे पॉइंट्स को पढ़ के नहीं बताऊंगा, जस्ट मैं उसकी समरी, आपको उसका जो जिस्ट है वो बताऊंगा, क्योंकि पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो पहली बात यह है कि आरबीआई ने जो है वो जो एक्शन लिया पेटीएम के ऊपर, वो लिया किस पे, सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। ये सेक्शन 35A जो है आरबीआई को एक बहुत एक्सप्लिसिट पावर देती है किसी भी बैंक के खिलाफ एक्शन लेने के लिए, है ना। मतलब जो भी उस पे उसको करना है वो उससे बहुत अच्छी, मतलब एक्सप्लिसिट पावर देती है, ठीक है। तो हुआ क्या कि पहली बात यह है कि पेमेंट बैंक जो है, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है, उस पर यह कहा गया है कि 29 फरवरी, यहाँ पे डेट लिखी हुई है 29 फरवरी 2024 के बाद उसमें किसी भी तरह की कोई भी ट्रांजैक्शंस जो है, मतलब क्रेडिट और डिपॉजिट नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर उसमें कोई पैसा पड़ा हुआ है, सपोज़ पेटीएम बैंक में आपका अकाउंट है, उसमें सपोज़ 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो आप 29 फरवरी 2024 के बाद उसमें नया अमाउंट नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर 29 फरवरी के बाद भी आपके अकाउंट में वो पैसा पड़ा हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 29 फरवरी के बाद चाहो कि मैं 10,000 रुपये और डाल दूँ, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके अलावा जो कुछ भी इससे लिंक्ड वॉलेट्स हो गए, फास्टैग हो गया, एनसीएमसी हो गया, ये जो कार्ड्स होते हैं, इन सभी की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सभी आप जो है 29 फरवरी के बाद भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप नया बैलेंस इसमें रिचार्ज टॉपअप नहीं कर सकते। ये पहली बात हुई। दूसरी चीज़ क्या है कि विड्रॉल यूटिलाइजेशन बैलेंस कस्टमर देयर अकाउंट इंक्लूडिंग, हाँ, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी इसमें बैलेंस, रिमेनिंग बैलेंस रहेगा, आप 29 फरवरी के बाद भी यूज़ कर सकते हो। इसका सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है कि नो बैंकिंग सर्विसेज अदर देन द रेफर्ड एबव, लाइक फंड ट्रांसफ़र, बीबीपीओयू एंड यूपीआई फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाई द बैंक आफ्टर 29 फरवरी। भाई, जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स हैं, आप वो सबको 29 फरवरी के बाद भी कर पाओगे, यूपीआई वगैरह हो गए वो सभी कर पाओगे। फिर इसके बाद क्या है, एक चीज़ और, कि अगर आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है नोडल अकाउंट्स के साथ में, भी नोडल अकाउंट क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा। जो नोडल अकाउंट्स है उससे आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो उसके लिए आपको 15 मार्च तक का टाइम दिया गया, बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं नोडल अकाउंट क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आप सपोज आपका फ़ोनपे अगर है तो उसमें क्या होता है कि फ़ोनपे का जब आप उसका यूपीआई आईडी देखोगे तो @ करके YBL लिखा रहता है। YBL का मतलब है यस बैंक लिमिटेड, ठीक है। किसी किसी में ICICI लिखा रहता है, किसी किसी में SBI लिखा रहता है, ठीक है। तो जो पेटीएम का जो यूपीआई आईडी है, उसका जो नोडल अकाउंट है वो खुद पेमेंट बैंक है। कौन सा बैंक? पेटीएम का ही पेमेंट बैंक क्या है, उसका नोडल अकाउंट है, ठीक है। तो जब आरबीआई ने पेटीएम के पेमेंट बैंक को ही बैन कर दिया, तो फिर उसके सभी यूपीआई आईडीज़ क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक बैन हो जाएंगी।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि जो पेटीएम का जो पेमेंट बैंक का बिजनेस था, जैसे आपने देखा होगा किसी शॉपकीपर में आप जाओ तो उसका एक पेमेंट करो तो उसमें साउंड करके आता था कितने रुपए की पेमेंट, इतनी राशि प्राप्त हुई है ना, इतना मतलब आया। तो वो सब चीज़ें क्या होती थी कि पेटीएम से ही चलती थी। तो वो सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, अब यहाँ पर बैन हो जाएंगी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे मेन कारण क्या है कि आरबीआई ने 11 मार्च 2022 को पेटीएम को एक नोटिस इशू किया था कि आपके जो पेटीएम पेमेंट बैंक की जो सर्विसेज हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, उन सभी में इरेगुलरिटीज़ दिखाई दे रही है। तो आप इसको समय रहते ठीक कर लो, नहीं तो उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ख़राब होंगे। तो पेटीएम ने भी उसके हिसाब से काम नहीं किया, जस्ट उसने एक मतलब कह दिया कि हाँ ठीक है हम इसको ठीक कर लेंगे, बट उसने ऐसा कुछ किया नहीं। तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए कि आरबीआई ने मतलब पेटीएम ने वो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो किया, कितना किया, क्या किया, ये सब जानने के लिए उसने एक एक्सटर्नल ऑडिटर यहाँ पर बनाया। आरबीआई ने किसी को बोला कि भाई इनका काम धाम का पूरा ऑडिट करके, पेटीएम के काम धाम का पूरा ऑडिट करके आप हमें रिपोर्ट दो। तो रिपोर्ट जब मिली तो उसमें उन्होंने देखा कि पेटीएम ने जो भी वादे किए थे वो किसी भी चीज़ पे उसने कंप्लाई नहीं किया, सिंपल उसने झूठे वादे किए और सब उसमें उसने सब गड़बड़ कर दी। इस वजह से क्या कर दिया, इसको उन्होंने बैन कर दिया। अब बात आती है कि पेटीएम ने ऐसा क्यों किया। अब देखिए पेटीएम क्या है, ये आपको पता है कि स्टार्टअप है, ठीक है, स्टार्टअप कंपनी है। इनको क्या होता है कि भाई इनको यूनिकॉर्न बनना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत फास्ट ग्रोथ इनको चाहिए होती है क्योंकि स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने कई चीज़ें ऐसी की जो कि सही नहीं थी। मतलब जैसे मान लीजिए कि इन्होंने जैसे पेटीएम बैंक के कस्टमर बढ़ाने थे, तो भाई किसी के पास अगर अकाउंट है तो वो सोचेगा कि भाई मैं दूसरा पेटीएम बैंक में अकाउंट क्यों खुलाऊँ, मेरा ऑलरेडी एक एसबीआई में अकाउंट है, किसी भी बैंक में अकाउंट है। तो इन्होंने उस चीज़ को जब देखा कि नहीं ये लोग ऐसे अकाउंट नहीं ओपन कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर कुछ मतलब एक छिपी हुई टर्म्स एंड कंडीशन के माध्यम से वो चीज़ें की जो कि कस्टमर्स को बाद में पता चली कि अच्छा हमारा तो एक पेटीएम भी अकाउंट खुल गया, हमें पता ही नहीं है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हुई। तो ये सब चीज़ों की वजह से काफ़ी कंप्लेंट्स बढ़ी, कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब इनके ऊपर होने लगी, इस वजह से ये चीज़ें यहाँ पर सामने आ रही हैं। तो स्टॉक तो लगातार गिर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेली बाय डेली इसमें मतलब है ना, लग रहा है कितना ज़्यादा गिर रहा है कि मतलब 60% अपने टोटल वैल्यू से नीचे एक साल में गिर चुका है ये, ठीक है। तो अब इसमें क्या इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना है, इसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। जस्ट आप इसका बिजनेस समझिए और मेरे हिसाब से तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर इसमें एडवाइस दीजिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र तो हूँ नहीं कि मैं आपको इसमें कोई रिकमेंडेशन दूँ। जस्ट आप इसका समझिए कि इनका काम करने का तरीका कैसा है और उन सब चीज़ों से आप इन चीज़ों को है ना थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आपको ऑलरेडी सब समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे है ना। तो बस यही है इसमें फ्रेंड्स। तो पेटीएम काफ़ी दिनों से गिर रहा है, मतलब मैं इस न्यूज़ को कवर कर रहा था, लेकिन मैं सोचा कि थोड़ा सा चीज़ें और थोड़ा सा सामने आ जाए तो बातें फिर और क्लियर रहेंगी। तो यही है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।